आपको अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। क्या कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं बल्कि जिद्दी लोग ही रचते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को TWN के इस प्लेटफॉर्म पे दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उसके बाद एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर भारत के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो और आज के जो हम प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस का, वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो जब बीपीएससी जैसी संस्था से जब हम कलेक्ट करके सवाल को ला सकते हैं, तो वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में क्यों नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले आप डिस्कशन देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो चलिए, आज आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। हम सबसे पहला सवाल से आपकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कहने का मतलब फैट में। तो आपको याद रखना है 4 विटामिन ADEK। ठीक है, इसे आप कीड़ा से भी याद कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा। ठीक है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन वो ADEK है, यानी ये हो गया सीरीज वाई, लेकिन आप ऐसे ट्रिक से कीड़ा से याद कर सकते हैं कि KEDA जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जो बच गया B और C, ये जल में घुलनशील विटामिन है। B और C कैसा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। ये जो आपको विटामिन शब्द आपको जो देखने को मिल रहा है, ये विटामिन शब्द के जनक जो है वो फंक वैज्ञानिक है। कौन है? फंक, जो विटामिन शब्द का नामकरण 1912 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में ADEK और जल में BC विटामिन शब्द के जनक हुए फंक। कब किए? 1912 में इसका नामकरण करते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, तो हल्का सा ही हम आपको डिस्कशन के तौर पर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फुल डिस्कशन चाहिए जीके जीएस का, तो आप मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है, आपके समक्ष इस प्रकार स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया। तो देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 6 मार्च 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक डांडी यात्रा चलता है। कौन सा यात्रा? डांडी यात्रा, जिसे सर नमक कानून भी कहते हैं, नमक कानून कर आंदोलन। ठीक है, यानी कि जो नमक पे जो है अंग्रेज टैक्स लगा दिया था। अब बताइए, जो जीवन का, भोजन का जो आधार चीज है वो क्या है? नमक। तो जीवन के आधारित चीज को नमके पर टैक्स लगा दिया था। कौन? तो अंग्रेज साहब। तो इसी का विरोध करते हैं गांधी जी। कब? तो 6 अप्रैल 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक, जिसको डांडी नमक कानून के भी नाम से भी जाना गया। इसके जस्ट बाद जो है वो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। और इरविन एक होता है वायसराय। कौन था? इरविन। इरविन के समक्ष गांधी जी 11 सूत्री का मांग रखते हैं, जिसमें नमक कर के हटाने के बाद जितने भी मांगे थे उनको इरविन जो है वो नज़रअंदाज कर देता है। क्या कर देता है? नज़रअंदाज कर देता है, जिसके चलते गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आप इतना चीज याद रख लीजिए। बाकी गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी को कैसर ए हिंद का उपाधि मिला था। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद का उपाधि गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटा देते हैं। कौन सा वाला में? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना घटती है, इसी में अंग्रेज को ये लौटा देते हैं कैसर ए हिंद का उपाधि।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 1915 में आ जाते हैं और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और गांधी जी के द्वारा भारत के अंदर 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह होता है, जिसमें नील के खेती पर विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं हमारे माननीय अतिथि गांधी जी। गांधी जी को बिहार में आमंत्रण करने का काम किए थे चंपारण के किसान के नेता राम प्रसाद शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो ये जानकारी यहां से आप टोटली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम सवाल की बात करें तो आपसे नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मनीला। अब मनीला कहाँ पड़ता है? तो फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो एशिया का नोबेल पुरस्कार यहीं से दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? मनीला फिलीपींस में ही दिया जाता है। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे, इसका नाम क्या है? रमन मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे नाम है, जिसकी शुरुआत 1957 में होता है। कब होता है? 1957 में होता है। ठीक है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे है, जिसकी जो कहाँ दिया जाता है? मनीला फिलीपींस से दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में होता है। अब बताइएगा कि आप ये क्यों बता रहे हैं सर? तो जो फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम था रमन मैग्सेसे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु हो गया एक्सीडेंट में, विमान एक्सीडेंट में, उनका नाम था रमन मैग्सेसे। उन्हीं के नाम पर एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1957 में होती है। इसे प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे की शुरुआत मनीला फिलीपींस से 1957 में किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये जानकारी आप यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह जो एक था, एक बहादुर कह सकते हैं, एक शासक था, बहादुर शासक था। नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण 1739 में भारत का दिल्ली शहर पे करता है। कौन सा शहर पे? दिल्ली पे ये करता है हमला। ठीक है, कब करता है? 1739 में, जो कि भारत का राजधानी था। भारत का राजधानी कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये दिल्ली पे ही आक्रमण करता है। कौन? नादिर शाह, और दिल्ली को लूट लेता है 1739 में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अभी आप जो सुधा देख रहे हैं, सुधा डेयरी, मदर डेयरी, ये सब की जो शुरुआत है वो ये ऑपरेशन फ्लड से ही माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड 1970 के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये 1970 के आसपास ये शुरू हो गया था। डेयरी का जो उत्पादन कर सकते हैं, डेयरी उद्योग का जो निर्माण हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, ऑपरेशन फ्लड की वजह से। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के जनक। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और अगर हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये शायद चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपकी अगर कुछ और महत्वपूर्ण, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति या फिर काली क्रांति, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।